इस वीडियो में हम जूनियर लैब असिस्टेंट की वैकेंसी के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं, जो कि आईआईटी रोपड़ के अंदर निकली है। और आपको पता है कि आईआईटी अपने आप में काफी बड़े इंस्टीट्यूट है इंडिया के, है ना, और हर कोई आईआईटी के बारे में जरूर अच्छी तरह से जानता होगा। यहाँ पर जो वैकेंसी निकली वो एमएससी केमिस्ट्री के बेसिस पे निकली, किसी भी प्रकार के कोई एक्सपीरियंस की यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्ट आप एमएससी बेसिस पर फॉर्म भर पाओगे, है ना। इंपॉर्टेंट डेट्स, एज लिमिट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एप्लीकेशन फीस, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में यहाँ पर डिटेल में बात करेंगे, है ना। एप्लीकेशन फीस का तो मैं बता ही देता हूँ कि लगभग 50-60% कैंडिडेट यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म भर सकते हैं, कम से कम 60%, है ना। कुछ की एप्लीकेशन फीस है उनको पेमेंट करना है, तो आगे अपन डिटेल में बात करेंगे इसे। अब यहाँ पर वैकेंसी के बारे में अपन चलो देख लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑफिशियल वेबसाइट के। देखो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक हम आपको डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से इसको ओपन कर सकते हैं। देखो जैसे आप इसको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते हो तो न्यूज एंड अनाउंसमेंट के अंदर ये आपको मिल जाएगा नॉन टीचिंग पोस्ट का। इस पर जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये पेज यहाँ पर ओपन होगा। यहाँ पर 3 तरह के लिंक आपको मिल जाएगा। यहाँ से आप एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। यहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हो और एप्लीकेशन फीस भी यहाँ से सबमिट हो जाएगी, है ना। तो कुल मिलाकर जब आप एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करते हो यहाँ पर, तो ये पेज यहाँ पर ओपन होगा, जहाँ से अगर आप न्यू स्टूडेंट है तो यहाँ पर आप साइन अप कर सकते हैं यहाँ पर। और पहले से आपने लॉगिन कर रखा है, रजिस्ट्रेशन कर रखा है, तो डायरेक्ट यहाँ पर आप लॉगिन कर सकते हैं, है ना। तो फॉर्म भरने के लिए आपको कुल मिलाकर स्टार्टिंग साइन अप के थ्रू आगे जाना है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। यहाँ से एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। जब एडवर्टाइजमेंट आप ओपन करोगे तो ये यहाँ पर ओपन हो जाएगा, और इस पीडीएफ के अंदर हमने जितनी भी मेन चीजें हैं ना वो सब कुछ हाईलाइट कर दिए, और इसको टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी हमने डाल दिया है, तो वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा ना। और भैया टेलीग्राम चैनल तो देखो ज्वाइन कर ही लेना, मैं हर बार आपको बोलता हूँ। रीजन क्या है, क्योंकि ज्यादातर वैकेंसीज की डिटेल हम वहां पर डालते रहते हैं, हर वैकेंसी का वीडियो नहीं बनाते, है ना। तो बहुत सारे बीच में छोटी छोटी इंफॉर्मेशन आती रहती है, वो सारी हम टेलीग्राम चैनल पर शेयर करते हैं। अगर आप एमएससी केमिस्ट्री से रिलेटेड स्टूडेंट है, एमएससी या बीएससी, तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, आपको उससे काफी बेनिफिट होगा ना। बाकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखो एक चीज लिखी हुई है, यहाँ पर जो नॉन टीचिंग पोस्ट निकली है उसमें देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखो डायरेक्ट रिक्वायरमेंट, डेपुटेशन और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि डायरेक्ट रिक्वायरमेंट एक तरह से परमानेंट होता है ना, ऑब्लिक लगा के डेपुटेशन और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर। ये तो यहाँ पर जो वैकेंसी निकले ना, एक तरह से वो हर कैटेगरी में जाएगी, वो परमानेंट भी हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर भी हो सकते हैं। बाकी कैसे क्या होगा वो ऑटोमेटिक आगे आ जाएगा ना, तो वहां पर अपन समझने की इसको कोशिश करेंगे, है ना। पे लेवल जो रहेगा वो 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर रहने वाला है। अब यहाँ पर एक्चुअली जो जिस वैकेंसी के बारे में अपन मेनली बात करेंगे ना, जिसमें आप विदाउट एक्सपेंस फॉर्म भर सकते हैं, वो एक्चुअली जूनियर लैब असिस्टेंट की है। बाकी इस वीडियो के अंदर यहाँ पर हम टेक्निकल ऑफिसर और जूनियर सुपरिटेंडेंट इसके बारे में भी बात यहाँ पर करने वाले हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। एक बात जरूर ध्यान रखना, देखो इसमें जो पोस्ट 6 नंबर तक है, मतलब 6 से ऊपर की, 6 तक की, उनकी एप्लीकेशन फॉर्म फीस अलग है, और 6 के बाद जो पोस्ट है, मतलब जैसे ये, इनके एप्लीकेशन फॉर्म फीस अलग है। तो कुल मिलाकर जो टेक्निकल ऑफिसर है इसकी फॉर्म फीस अलग रहेगी, आगे बात करूंगा, और इन दोनों की फॉर्म फीस अलग रहेगी। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, है ना। अब चलो यहाँ पर 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम टेक्निकल ऑफिसर की। टेक्निकल ऑफिसर जो है उसका पे लेवल देख सकते हो 10th रहेगा, 56,100 से लगाकर 1,77,500 रहेगा। और देखो ये बेसिक पे होता है, बाकी बहुत सारी चीजें अलग से रहती है, आपको पता है ही सही, है ना। यहाँ पर केवल एक ही पोस्ट है, यहाँ पर आप एमएससी केमिस्ट्री के बेसिस पर फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन इस पोस्ट में 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, 4 साल का एक्सपीरियंस, है ना। और यहाँ पर क्या है कि कंप्यूटर की आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, मतलब पावर पॉइंट, एमएस वर्ड वगैरह ये सब चलाना आना चाहिए। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, है ना। अपर एज लिमिट की बात करते हैं, यहाँ पर 40 साल अपर एज लिमिट रहेगी। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है जूनियर सुपरिटेंडेंट, और इसमें जो पे लेवल रहेगा वो 6 का रहेगा। 35,400 से लगाकर 1,12,400 तक यहाँ पर सैलरी रहेगी। अनरिजर्व्ड की यहाँ पर एक ही पोस्ट है ना। यहाँ पर अगर बात करते हैं तो यहाँ पर भी एमएससी केमिस्ट्री की यहाँ पर जो कुल मिला के पोस्ट ग्रेजुएशन है वो किसी भी डिसिप्लिन में हो सकती है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। मिनिमम 55% आपको पीजी के अंदर चाहिए। यहाँ पर 1 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। बाकी यहाँ पर भी बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज आपको होनी चाहिए। आई थिंक क्लियर हो गया होगा।
एंड अपर एज लिमिट यहाँ पर 35 साल है। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं जूनियर लैब असिस्टेंट, जिसके अपन फाइनली बात करने वाले हैं अच्छे से, है ना। इसका जो पेवर लेवल रहेगा वो 10 का रहेगा। 21,700 से 69,100 रुपये यहाँ पर पेमेंट रहने वाली है ना। यहाँ पर एक्चुअली क्या है कि अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी निकले, तो किस डिपार्टमेंट में कितनी है उसके बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। तो आगे जब इसी को स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो पहली वैकेंसी है वो है डिपार्टमेंट ऑफ बायो मेडिकल इंजीनियरिंग, ओबीसी की इसके अंदर एक पोस्ट है। एमएससी केमिस्ट्री के बेसिस पर यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। मिनिमम 55% आपके मार्क्स इसमें होने चाहिए, है ना। और यहाँ पर अगर एमएससी आपके पास नहीं है, बीएससी केमिस्ट्री भी है, तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अगर बीएससी बेसिस पर फॉर्म भरते हो तो 2 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, तभी आप बीएससी के बेसिस पर फॉर्म भर सकते हैं। अदरवाइज एमएससी के बेसिस पर विदाउट एक्सपीरियंस यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट यहाँ पर अपन देख सकते हैं एज लिमिट, है ना। यहाँ पर 27 साल एज लिमिट है। और नेक्स्ट डिपार्टमेंट जो है वो है डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें अनरिजर्व्ड कैटेगरी की एक पोस्ट है, ओबीसी की यहाँ पर एक पोस्ट है ना। एमएससी केमिस्ट्री के बेसिस पर यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। मिनिमम 55% मार्क्स यहाँ पर आपको चाहिए, है ना। बीएससी ऑनर्स वाले बच्चे भी फॉर्म भर सकते हैं। बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स वाले बच्चे भी यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन फिर उनको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, है ना। और एमएससी के बेसिस पर विदाउट एक्सपीरियंस आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज यहाँ भी होना चाहिए। अपर एज लिमिट 27 साल है, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग, यहाँ पर अनरिजर्व्ड की एक पोस्ट है, आप देख सकते हैं, है ना। और यहाँ पर बीएससी, है ना, बीएससी साइंस वाले फॉर्म भर सकते हैं। मतलब बीएससी केमिस्ट्री है आपके पास तो यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। मिनिमम 55% आपको चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। तो यहाँ पर बीएससी के बेसिस पर है ना। एमएस वाले भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बीएससी को बेसिकली कंसिडर किया जाएगा और 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, है ना। अब बात करते हैं कि कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अपर एज लिमिट यहाँ पर 27 साल है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है ना 15 जुलाई 2025 है ना। फॉर्म स्टार्ट हो गए 12/6/2025 से 15/7/2025 तक फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पर आप एक से ज़्यादा पोस्ट पर भी अप्लाई कर सकते हैं। बस कंडीशन क्या है, हर पोस्ट के लिए अलग फॉर्म भरना पड़ेगा, अलग से पेमेंट आपको करना पड़ेगा। अपर एज लिमिट की जो कैलकुलेशन है वो लास्ट डेट के अकॉर्डिंग आपको करनी है। लास्ट डेट कितनी, 15 जुलाई 2025, इसके अकॉर्डिंग करनी है। और यही तक आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी कंप्लीट हो जानी चाहिए। और एक्सपीरियंस मांगा है जिन पोस्टों में, उनमें एक्सपीरियंस भी कंप्लीट हो जाना चाहिए, है ना। तो कुल मिलाकर लास्ट डेट के अकॉर्डिंग आपको सब कुछ यहाँ पर देखना है। अपेयरिंग वाले स्टूडेंट कुल मिलाकर अप्लाई नहीं कर पाएंगे, है ना। एज रिलैक्सेशन भी है SC/ST कैंडिडेट के लिए 5 साल का, ओबीसी के लिए 3 साल का। और इसके अलावा बाकी जो कैटेगरी है उनमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, एज रिलैक्सेशन। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। आगे यहाँ पर बात कर लेते हैं भैया कि आपका जो सिलेक्शन होगा, अच्छा जिन भी स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा उनको एक तरह से न्यू पेंशन स्कीम का बेनिफिट यहाँ पर दिया जाएगा। अब न्यू पेंशन स्कीम का बेनिफिट देने का सीधा सीधा मतलब क्या है कि आपकी पोस्ट परमानेंट है, लेकिन इसमें एक लोचा है। क्या लोचा है, आगे ऑटोमेटिक आपकी समझ में आ जाएगा। एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें यहाँ पर, तो एप्लीकेशन फीस भैया यहाँ पर अगर 1 से 6 तक की पोस्ट की बात करते हैं, मैंने बताया था ना स्टार्टिंग 1 से 6 तक की पोस्ट में आ जाता है आपके पास। ये आप देख सकते हैं, ये टेक्निकल ऑफिसर 4 नंबर पे आ रहा है ना। तो इसकी एप्लीकेशन फीस 500 है और बाकी की जो एप्लीकेशन फीस है वो 250 रुपये है ना। तो यहाँ पर यही चीज़ बता रखी है, ये आप देख सकते हैं ना। 1 से 6 तक के पोस्ट की एप्लीकेशन फीस 500 है और बाकी की कितनी भी 7 से 13 तक की 250 रुपये है ना। अब इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि SC/ST PWD कैंडिडेट और वुमेन्स कैटेगरी की, ना वुमेन्स किसी भी कैटेगरी की, उनके लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है। तो 50% आबादी तो भाई वुमेन्स में चले गई, उनकी कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है ना। और SC/ST में चले गए बहुत सारे, तो अपन मान सकते हैं कि 60-70% लोगों की कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है ना। बेसिकली देखा जाए तो कुछ ही कैटेगरीज है, जर्नल, OBC, EWS वगैरह मान सकते हैं, है ना। उनमें मेल कैंडिडेट की एप्लीकेशन फीस है, बाकी की एप्लीकेशन फीस यहाँ पर नहीं है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, है ना। अब बात करें यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस। देखो यहाँ पर जो सिलेक्शन होगा ना, या तो आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा या फिर मतलब आपका एक तरह से टेस्ट लिया जाएगा या फिर आपका इंटरव्यू होगा। लेकिन अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा पहुंचते हैं तो हो सकता है कि ये टेस्ट आपका ले ले
प्लस इंटरव्यू भी ले ले। और ऐसा भी हो सकता है कि पहले डॉक्यूमेंट के बेसिस पर, क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस वगैरह के बेसिस पर पहले शॉर्ट लिस्टेड कर ले, फिर लिमिटेड स्टूडेंट को वहां पर बुलाए और उनका पहले टेस्ट और बाद में इंटरव्यू ले ले। कुछ भी कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने अप्लाई करते हैं, कितने फॉर्म इनको मिलते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर देखो ये जो है ना, ये बात बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको इसको सीधा सीधा बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है। देखिए एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर ये जो पोस्टर निकले ना, वो उन जगह पे निकले जहां पर ऑलरेडी परमानेंट एम्प्लॉय थे, लेकिन वो किसी न किसी वजह से वहां से चले गए, यूं मान लो भी। अब वो कोई लीव पे लंबी लीव पर जा सकता है, या हो सकता है कि किसी ने कोई दूसरी जगह पर उसका सिलेक्शन हो गया, वहां पर वो चला गया, है ना, या किसी भी कारण से किसी की हो सकता है कि लंबे समय से बीमार है इसलिए चला गया, है ना। तो कुल मिलाकर जो पहले ऑलरेडी परमानेंट एम्प्लॉय है वो किसी भी वजह से वहां से चले गए प्रेजेंट टाइम में, तो ये उनकी जगह पर आपको लगाएंगे। अब आपको ये एक तरह से इनिशियली परमानेंट ही दे रहे हैं, क्योंकि बोला ना कि न्यू पेंशन स्कीम के अकॉर्डिंग कंसिडर किया जाएगा। लेकिन अगर मान लो वो एम्प्लॉय जो गए वो अगर वापस आ जाते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, जो उनका डिसाइडेड होगा कुछ भी, तो फिर आपको हटाया जाएगा, वापस उन्हीं को लगाया जाएगा। लेकिन अगर वो नहीं आते हैं तो मान के चलो फिर एक तरह से आप परमानेंट रहोगे वहां पर। ये है, इसलिए इन्होंने शुरू में लिखा था डायरेक्ट रिक्वायरमेंट, डिप्यूटेशन या फिर कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस, है ना, इसलिए ऑब्लिक लगा के सब कुछ लिख दिया था, है ना। तो फाइनल इसका मतलब ये था। आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो थोड़ा सा काटा कोटा था इन्होंने कर रखा है, लेकिन मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। बाकी कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और मैंने आपको बताया था ना, टेलीग्राम चैनल भैया जरूर ज्वाइन कर लेना, स्पेशली बीएससी और एमएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन वहाँ पर आपको मिलती रहेगी। थैंक यू।